काल की कला की। तो अगर गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उसकी कला को। तो कला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला और चित्रकला। इन 3 भागों को हम हमेशा शामिल करते हैं, स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को और चित्रकला को। बात करें इस कला के तो ये जो काल है, ये गुप्त काल जो है वो भारतीय चित्रकला का, भारतीय कला का विशेषकर चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। विशेषकर प्राचीन भारत में अगर कोई चरमोत्कर्ष काल माना जाता है तो उसे हम गुप्त काल ही मानते हैं। इस कला की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इस कला के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि इस काल में जो कला विकसित हुई वो क्या थी, पूर्णतः भारतीय कला थी। उसमें किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव हम देखते नहीं हैं, पूरी तरह से भारतीयकरण हो चुका था उसका। इसके अलावा उसमें सौंदर्य अभिव्यक्ति भी हम देखते हैं। उस काल की जितनी भी कला है, मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो या वास्तुकला हो, कुछ भी, उसमें हम सौंदर्य अभिव्यक्ति हम देखते हैं। इसके अलावा भाव चित्रण, यानी चित्र इस तरह से बनाए गए थे जिनमें किसी न किसी तरह का भाव व्यक्त किया गया हो। इसके अलावा उनमें आध्यात्मिकता भी हमें नजर आती है। जैसे महात्मा बुद्ध की कोई अगर हम मूर्ति देखते हैं या महावीर स्वामी की मूर्ति देखते हैं या भगवान विष्णु की मूर्तियां अगर हम देखते हैं तो उनमें हम एक तरह से आध्यात्मिकता का भाव हमें दिखाई देता है। इसके अलावा इस काल की जो कला थी उसमें रूढ़िवादिता का अभाव था, उसमें नवीनता थी, उसमें यथार्थवादिता थी। जीवन के यथार्थ पक्षों को उसमें चित्रित किया गया था, उसमें बताया गया था, परिलक्षित होता था। इसके अलावा उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार भारतीय कला की विशेषताएं हम देखते हैं गुप्त काल में विशेषकर। अब हम बात कर, सबसे पहले हम लेंगे स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के अंदर हम बात करें वास्तुकला की, और विशेषकर हम बात करेंगे इस काल में मंदिर वास्तु के ऊपर, क्योंकि मंदिर वास्तु का ये काल सर्वोच्च काल माना जाता है। मंदिर वास्तु की बात करें तो इसी समय गुप्त काल में ही इसके शास्त्रीय नियम निर्धारित हो गए थे। शास्त्रीय नियमों का मतलब होता है कि ऐसे नियम निर्धारित हो गए थे जिनके बाद उन्हीं नियमों के आधार पर आगे की शताब्दियों में जाकर यहाँ तक कि आज तक भी भारत में जितने मंदिरों का निर्माण होता है वो इसी शैली के आधार पर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नागर शैली बोलते हैं। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियाँ प्रचलित थी। एक तो नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है, एक बेसर शैली जो कि मध्य भारत में, और एक है द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो 3 प्रकार की शैलियाँ थी, लेकिन उत्तर भारत की जो शैली है, मंदिर निर्माण की जो शैली है, उसे हम बोलते हैं नागर शैली। तो गुप्त काल में विशेषकर इस शैली का विकास हुआ। अब इस शैली की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या हो सकती है। इस शैली की विशेषताएं देखिए, यहाँ पर एक आपको मंदिर दिया गया है पीछे। इस मंदिर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सभी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। नागर शैली की विशेषताओं में हम शामिल करते हैं आधार पीठिका। आधार पीठिका का मतलब हुआ कि जब मंदिर बनाते थे तो पहले एक आधार तैयार करते थे, एक चबूतरा टाइप का बड़ा तैयार होता था, उसे बोलते हैं आधार पीठिका। इसके अलावा एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह का मतलब जिसपे मुख्य मंदिर बनाया जाना है वो गर्भगृह होता था, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जानी थी वो होता था गर्भगृह। इसके अलावा सभा मंडप होता था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मुख्य देवता रहेंगे और उनके आसपास जो दूसरे देवता हैं उनके साथ की, वो भी सभा मंडप में रखे जाएंगे, एक सभा मंडप होता था। इसके अलावा इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता थी शिखर होते थे इनमें। आज भी आप उत्तर भारत के मंदिर जो देखते हैं उनमें आपको शिखर दिखाई देंगे। कहीं भी चले जाइए आप अपने आस पड़ोस में या कहीं किसी और राज्य में आप भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें शिखर अवश्य मिलेगा आपको आपके आसपास के मंदिरों में। देखिए यहाँ जो ये शिखर दिखाया गया इसका, तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता शिखर भी था, शिखर की। दूसरा था अंतराल। इन बाकी की जितने भी चीज़ें, जैसे आधार पीठिका की बात करें, गर्भगृह की बात करें, सभा मंडप की बात करें, तो इनके बीच में एक तरह का अंतराल हमें अवश्य मिलता है। बाकी जितने भी भाग बने हुए मंदिर के उनमें कहीं ना कहीं अंतराल अवश्य मिलेगा आपको। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो मूर्ति है, जो मुख्य मूर्ति है मंदिर की, उसके चारों ओर उसके चक्कर काटने के लिए आपको क्या मिलेगा, प्रदक्षिणा पथ मिलेगा। आप इसे किसी भी मंदिर में देख सकते हैं। इसके अलावा द्वार, जो मंदिर का जो मुख्य द्वार होगा वहां पर आपको गंगा और यमुना की 2 मूर्तियां अवश्य मिलेगी, वो आपका स्वागत करते वैसे नजर आएंगी। तो गंगा यमुना की मूर्तियां, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नागर शैली की मुख्य विशेषताएं इस तरह से हमने देखी है। तो आप कहीं भी जाएं, उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो विशेषकर नागर शैली में, और अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं तो इन शैलियों को देखने का, इन विशेषताओं को देखने का प्रयास करें कि क्या वाकई में ये विशेषताएं आपको उन मंदिर में दिखाई देती है। और मेरा मानना है कि हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो विशेषताएं आपको अवश्य उन मंदिरों में देखने को मिलेगी। तो भारत में मंदिर निर्माण शैली के इस समय शास्त्रीय नियम स्थापित हो गए थे जो हमें आज भी दिखाई देते हैं। अब बात करें कि इस काल के जो प्रमुख मंदिर कौन से हैं, नागर शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं उन्हें भी आपको याद रखना, कुछ उदाहरण आपको अवश्य याद होने चाहिए। जैसे हम बात करें इसमें तिगवा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, आप इनके नाम रट लीजिए, याद कर लीजिए, ढंग से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर,
भीतरी गांव अभिलेख की हमने बात की है पहले भी। इसके अलावा देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि ये जो है गुप्त काल का पहला मंदिर माना जाता है। जैसे देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, झांसी उत्तर प्रदेश में ये मंदिर है और इसे पहला मंदिर माना जाता है और इसी के आधार पर जो बाकी मंदिर थे वो बने, ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की नागर शैली, और नागर शैली के आधार पर जो निर्मित मंदिर है उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। स्थापत्य कला पे अगर आपको गुप्त काल से प्रश्न पूछा जाता है तो केवल और केवल मंदिर वास्तु पर ही वो प्रश्न पूछा जाता है। आपको याद रखना नागर शैली की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। अब बात करते हैं स्थापत्य कला में केवल मंदिर नहीं आते हैं, भवन भी आते हैं, और भी चीज़ें आ सकती है। तो और स्थापत्य कला के जो अन्य उदाहरण है गुप्त काल के, उनमें हम शामिल करते हैं विहार, स्तूप, चैत्य और गुहा। इनको भी हम स्थापत्य कला में शामिल करते हैं गुप्त काल की। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे अगर बात करें गुहा की हम, तो इसमें अजंता, अलोरा, बाग और उदयगिरी की गुहा मंदिरों को हम शामिल कर सकते हैं। अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध, आप सब जानते हैं, अजंता, एलोरा और बाग की जो गुफाएं। इसके अलावा स्तूप की बात करें तो धमेक स्तूप जो मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ इसका चित्र आपको दिया गया है धमेक स्तूप का। बहुत ही शानदार और विशाल स्तूप है ये। इसके अलावा महाबोधि विहार, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हमने कुछ यहाँ स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण देखे मंदिरों के अलावा, लेकिन मुख्य रूप से आपको मंदिर स्थापत्य कला के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए और ये कुछ उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की। दोस्तों, गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसके 3 प्रमुख केंद्र थे। एक तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। लेकिन जो सारनाथ था ये सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। सारनाथ को हम गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे प्रमुख केंद्र मानते हैं। 2 और केंद्र भी आपको याद रखने, मथुरा और पाटलिपुत्र। मूर्तियां जो थी मुख्य रूप से पत्थर की बनी होती थी या धातु की बनी होती थी या टेराकोटा जिसको हम मिट्टी कहते हैं उसकी बनी होती थी। तो मुख्य रूप से आपको प्राचीन भारत में आप जाएंगे तो 3 तरह की मूर्तियां देखने को मिलती है। पत्थर की बनी होती हैं या किसी धातु विशेष की बनी होती है या फिर टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां बनी मिलेगी आपको। अब बात करें इस काल की जो मूर्ति कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात इसमें है परिधानों की महत्ता, यानी जो उनको परिधान, मूर्तियों को जो परिधान पहनाए गए या फिर उन पे जो परिधान बनाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको बड़े ढंग से, सलीके से बनाया गया है। इसके अलावा अलंकृत प्रभामंडल है। प्रभामंडल यानी मूर्ति के जो पीछे का प्रभामंडल है वो बहुत ही अलंकृत किया गया किसी न किसी तरह से, उसे ढंग से अलंकृत यानी सजाया गया है उसे। इसके अलावा विशेष केस सज्जा का ध्यान रखा गया है। जो बाल बनाने का जो तरीका था, केस सज्जा जो थी विशेष ढंग से बनाई जाती थी, तो उसमें हम भारतीय प्रभाव ही देखते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं केस सज्जा में। इसके अलावा मुद्रा और आसन, विशेष प्रकार के आसन में कोई मूर्ति ध्यान मग्न है या कोई मूर्ति बैठी हुई है, इस तरह की मूर्तियाँ, विशेष आसन आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आध्यात्मिकता की बात, हम जैसे बुद्ध की मूर्ति की बात करें जो सुल्तानगंज में हमें मिली है, तो उनमें आध्यात्मिकता आपको दिखाई देगी। वो जो मूर्ति बनी हुई है वो आध्यात्मिक कोई ना कोई पोस्चर लिए हुए है। इसके अलावा सरलता मिलेगी मूर्तियों में आपको। इसके अलावा बात करें तो जो शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का पहली बार जो कल्पना की गई थी, या पहली बार हमें शिव के अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति मिलती है वो गुप्त काल में ही मिलती है, जो आज भी प्रचलित है। इसके अलावा जो मूर्ति कला थी उसका पूर्णतः भारतीयकरण था। हमने पहले बताया कि जो इस काल की जो कला है पूरी तरह से भारतीय है, उसमें विदेशी प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये है मूर्ति कला की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब बात करें कुछ उदाहरणों की। हमेशा विशेषताओं के साथ आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। जब आप लिखें परीक्षा में तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियां थी। और तो प्रमुख उदाहरणों में बात करें तो सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, अभी हमने कहा सुल्तानगंज बिहार में है। सुल्तानगंज की बुद्ध की जो मूर्ति है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मथुरा की जो महावीर की मूर्ति है, महावीर स्वामी की मूर्ति, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। देवगढ़ की जो विष्णु मूर्ति आपको दी गई यहाँ पर, देवगढ़ की विष्णु मूर्ति जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरण और उदयगिरी की जो वराह मूर्तियाँ हैं, भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह, वो मूर्तियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने बात की मूर्ति कला के बारे में। अब बात करते हैं हम गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में। दोस्तों, चित्रकला के अगर हमें उदाहरण देखने हैं, गुप्तकालीन अगर चित्रकला के बारे में हमें जानकारी करनी है तो हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अजंता और बाघ की गुफाएं। सब जानते हैं अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं वो मध्य प्रदेश में है और बाघ की जो गुफाएं वो कहाँ हैं, अजंता की जो गुफाएं महाराष्ट्र में है और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला के प्रमुख उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अजंता की गुफाओं की बात करें तो इनमें ज़्यादातर धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। धार्मिक चित्र आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरे तरह के चित्र भी वहाँ हैं, लेकिन अधिकांशतः अजंता की गुफाओं में आपको धार्मिक चित्र मिलेंगे, जिनमें कि हम देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का चित्र मिलेगा आपको, बोधिसत्व का चित्र मिलेगा। महात्मा बुद्ध की जितनी जातक कथाएं हम जानते हैं सब, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं, तो उनसे संबंधित जो चित्र हैं वो आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र भी आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें हमें मुख्य रूप से धार्मिक चित्र देखने को मिलते हैं।
लेकिन बाघ की जो गुफा है उसमें मुख्य रूप से आपको धार्मिक चित्र न बल्कि आम जीवन के जो चित्र हैं वो दिखाई देंगे। लौकिक जीवन से संबंधित चित्र आपको यहाँ दिखाई देते हैं। पहले बात करें अजंता के जो चित्र हैं उनमें दो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं हमारे पास। दो गुहा संख्या एक तो 16, इसमें एक तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा अवलोकेश्वर का जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पीछे दिया गया है। यशोधरा तथा राहुल का जो चित्र है वो भी बहुत ही शानदार चित्र है। तो यहाँ प्रमुख जो गुहा चित्र हैं अजंता के अंदर वो गुहा संख्या 16 और गुहा संख्या 17 में दिए गए हैं। गुहा संख्या 17 की बात करें तो यह माता और शिशु का जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है ये। इसके अलावा बाघ गुफा की बात करें तो यहाँ वेशभूषा और केश विन्यास और प्रसाधन आदि पर ध्यान दिया गया है। जैसा हमने पहले बताया कि बाघ की जो गुफा है उसमें आपको गैर धार्मिक या धर्मेतर आपको चित्र देखने को मिलेंगे, यानी लौकिक जीवन से संबंधित चित्र आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं साहित्य की। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा गुप्त काल की कला के बारे में अध्ययन किया। तो कला के तीनों पक्षों को हमने देखा। स्थापत्य कला, विशेषकर उसमें हमने किसके बारे में बात की? विशेषकर हमने उसमें वास्तुकला देखी, और वास्तुकला भी मंदिर वास्तु का विशेषकर हमने उसमें अध्ययन किया था कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और किस शैली की होता है। इसके अलावा हमने बात की मूर्तिकला के बारे में और चित्रकला के बारे में। जो दूसरा पक्ष हमने कहा था कि अगर हम गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं तो उसमें क्या आता है? कला आता है। कला और साहित्य का महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि उसे आखिर हम स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो बात करें गुप्तकालीन साहित्य की, बात करते हैं। इसमें साहित्यिक ग्रंथ और भाषाओं को हम शामिल कर सकते हैं। ये जो काल है हमें मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष काल दिखाई देता है। इस काल में संस्कृत साहित्य में अनेक बड़े बड़े ग्रंथ या महान ग्रंथ लिखे गए। तो ये संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष काल है। इसके अलावा संस्कृत में अलंकारिक शैली का इस्तेमाल भी इस काल में किया गया है। अलंकार, विभिन्न प्रकार के जो अलंकार हमें देखने को मिलते हैं, आज जो हमें संस्कृत दिखाई देती है, व्याकरण या कोई भी शैली संस्कृत की, तो वो इसी काल में विकसित हुई है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और उनके जो लेखक हैं उनके नाम भी दिए गए जो आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें भास का कौन सा नाटक है? स्वप्न वासुदत्ता, ये भी संस्कृत में, सभी ग्रंथ ज़्यादातर संस्कृत में लिखे हुए हैं। शूद्रक की बात करें तो उन्होंने मृच्छकटिकम ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और विशेषकर ये हमें गुप्तकालीन समाज की जानकारी देता है। समाज में कौन कौन से वर्ग थे, और ये जो ऐसा पहला नाटक दिखाई देता है जो समाज के विशिष्ट वर्ग के अलावा जो आम जनता है, आम लोग हैं जीवन के, उनके बारे में, उनके जीवन के छोटे मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शूद्रक का मृच्छकटिकम। ओके, इसके बाद बात करते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने दो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, एक तो देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा लिखा है मुद्रा राक्षस। दोनों ही नाटकों की हम बात पिछले भागों में कर चुके हैं। तो विशाख दत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है पूरी तरह से, और ये इस नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हराकर उसकी हत्या करके राज सिंहासन हासिल करते हैं। इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो मौर्यकालीन पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है जो हमें बताता है कि किस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर मगध से नंद वंश का नाश किया था इस बात को। तो ऐतिहासिक नाटक है दोनों ही संस्कृत के बहुत अच्छे नाटक माने जाते हैं। याद रखिए विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस नाटक। इसके बाद है कालिदास सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं भारतीय इतिहास के। आज तक भी अगर हम माने तो पूरे भारतीय इतिहास के सबसे श्रेष्ठ कवि वो कौन है? कालिदास है। कालिदास भी इसी काल में हुए, गुप्त काल में। तो कालिदास की रचनाएं जो यहाँ दो महत्वपूर्ण रचनाओं की हमने बात की है, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरी है रघुवंशम का यहाँ पर आपको चित्र भी, मेघदूतम का आपको चित्र यहाँ दिया गया है। इसके अलावा अमर सिंह, कालिदास और अमर सिंह आपको पता है दोनों ही नवरत्नों में शामिल है जो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे दोनों, कालिदास और अमर सिंह। अमर सिंह की जो रचना है अमरकोश, विशेषकर संस्कृत व्याकरण पर ये ग्रंथ लिखा गया है। इसके अलावा चंद्रगोमिन जो है उन्होंने चंद्र व्याकरण की रचना की है और इसमें इस तरह के सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है जो आज भी संस्कृत का अध्ययन करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। इसके अलावा विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र उन्होंने लिखा है। पंचतंत्र जो है नीति ग्रंथ है, इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से हमें नीति की बातें समझाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्रंथों को देख लेते हैं। दिग्नाग जो है उन्होंने लिखा है प्रमाण समुच्चय नाम का एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। इसके अलावा वाकपति ने लिखा गूढ़ बहु, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रवरसेन का ग्रंथ है सेतुबंध और ईश्वर कृष्ण का है सांख्य कारिका। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद होने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी काल में जो पुराण हम देखते हैं, आज हम जितने पुराण और स्मृति ग्रंथ या महाभारत और रामायण देखते हैं उनको अंतिम रूप भी गुप्त काल में आके ही दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि इन सबको अंतिम रूप कब दिया गया? इन सबको अंतिम रूप दिया गया है गुप्त काल में आके। इस काल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्तियों की भी रचना हुई है, एक तो प्रयाग प्रशस्ति और एक है मेहरौली प्रशस्ति। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
पिछली जितने वीडियोज़ हैं, पिछले जितने भाग हमने पढ़े, विशेषकर गुप्त काल के जो भाग पढ़े हैं, उसमें हमने प्रयाग प्रशस्ति की विस्तार से चर्चा की है और मेहरौली स्तंभ की भी हमने बात की। याद रख लें, एक बार फिर आपके लिए दोहरा देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? इसका संबंध है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त। और ये भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति मानी जाती है। और इसमें समुद्रगुप्त की विजय, उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है और हरिसेन जो है इसके लेखक हैं। इसके अलावा बात करें मेहरौली प्रशस्ति जो है, इसका संबंध किससे है? मेहरौली प्रशस्ति का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और मेहरौली जो है वो, मेहरौली का एक तरह से स्तंभ लेख है एक तरह का ये, और इसकी खास बात हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। इस स्तंभ लेख की खास बात ये है कि इस पे इस तरह के रसायन का प्रयोग किया गया जिस पर आज तक भी जंग नहीं लगी है। तो दो प्रशस्तियां आपको याद रखनी है, प्रयाग प्रशस्ति और मेहरौली प्रशस्ति। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें साहित्य के अंतर्गत। अब दूसरा टॉपिक हम बात करें, हिंदू विधियों का संकलन किया गया। गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें जो आज हम हिंदू कानून जो हम देखते हैं, जितने भी हिंदू कानून हमारे पास हैं, उनका जो अंतिम रूप से संकलन जो किया गया वो गुप्त काल में आके किया गया। यानी कि जो स्मृति ग्रंथ हैं वो अंतिम रूप से इसी में आके लिखे गए। विशेषकर मनुस्मृति को आधार बनाकर ही अन्य स्मृतियां या अन्य हिंदू कानूनों की रचना की गई थी। हम मुख्य रूप से इसमें शामिल कर सकते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति को शामिल कर सकते हैं, नारद स्मृति को शामिल कर सकते हैं, बृहस्पति स्मृति को शामिल कर सकते हैं और कात्यायन इस स्मृति को हम शामिल कर सकते हैं। तो मनुस्मृति के आधार पर ही इनकी आगे रचना की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करें तो इसमें हमें मुख्य रूप से धर्म की बात कही गई है, वर्ण आश्रम के बारे में इसमें बताया गया है, विधि कानूनों के बारे में बताया गया, समाज के बारे में कौन कौन से नियम लागू होने चाहिए, प्रायश्चित किस तरह से किया जाना चाहिए, राज्य शास्त्र किस तरीके का होना चाहिए, उस पर याज्ञवल्क्य की स्मृति में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा जो नारद स्मृति एक अन्य प्रसिद्ध स्मृति मानी जाती है जिसमें व्यवहार और न्यायिक विचार, व्यवहार और न्याय के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। इसके अलावा बृहस्पति स्मृति की बात करें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति है। इसमें दीवानी और फौजदारी जो पक्षों के बारे में चर्चा की गई है, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की हम बात कर चुके हैं, तो इनके बारे में इसमें, इन दोनों पक्षों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। कात्यायन स्मृति की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कानून के 4 अंग बताए गए हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू विधियों का जो संकलन है अंतिम रूप से गुप्त काल में आके होता है, वो मुख्य रूप से मनुस्मृति के आधार पर किया गया है। कुछ विशेष स्मृति ग्रंथों की भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें इस काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होना भी था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो विश्वविद्यालय था, ये प्राचीन भारत का और पूर्व मध्यकालीन भारत का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। और इसकी जो ख्याति थी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। और इसका प्रमाण ये है कि जो विदेशों से जितने भी बौद्ध भिक्षु आए या फिर कोई और यूनान यात्री जो भारत आए, उन्होंने यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया और कई तो यहाँ तक 5-6 साल रुके भी। तो प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, विशेषकर गुप्त काल का और पूर्व मध्यकालीन भारत का। इस एक खास बात और थी कि यहाँ जो प्रवेश दिया जाता था विद्यार्थियों को, वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, यानी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था विद्यार्थियों को। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो कुल विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या थी, वो लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते थे। इतना विशाल ये विश्वविद्यालय था। हालांकि आजकल इसके केवल यहाँ आपको इसकी चित्र यहाँ दिया गया है, ये है इसके खंडर अभी आपको नजर आते हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि इसे दोबारा बनाया जाए, इसके नाम से एक नया विश्वविद्यालय भी खोल दिया गया है। प्रमुख विषय की हम बात करें, इसमें कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता था, तो उसमें है धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि विषयों का इसमें अध्ययन किया जाता था। और इसके जो कुलपति हैं वो उस समय, इसके खासकर गुप्त काल की बात करें तो इसके जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, गुप्त काल केंद्र। तो आइए बात कर लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, विज्ञान और तकनीक के बारे में। तो बात करें गुप्त काल की विज्ञान के बारे में, तो इस समय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हम देखते हैं। विशेषकर गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हम ये विकास देखते हैं। और इस समय बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना हुई थी, विभिन्न तकनीकी और विज्ञान पर आधारित ग्रंथों की रचना भी की गई। तो एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे गणित और ज्योतिष को, क्योंकि दोस्तों उस गुप्त काल के समय गणित और ज्योतिष जो थे, दोनों को एक दूसरे का पूरक विषय माना जाता था, इनको अलग करके नहीं देखा जाता था। आज ये अलग अलग विषय दोनों जरूर हैं, लेकिन गुप्त काल की बात करें तो इन दोनों विषयों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। उस समय ये दोनों विषय क्या थे? एक दूसरे के पूरक, तो इसलिए हम उनका साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रमुख गणितज्ञों की बात करें, ज्योतिषाचार्यों की बात करें, तो उनमें हम मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं द फेमस आर्यभट्टा।
आर्यभट्ट को शामिल कर सकते हैं और वराहमिहिर को शामिल कर सकते हैं, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त। ये 4 नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। जब हम विज्ञान की व गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो 4 नाम जरूर याद होने चाहिए। आर्यभट्ट का नाम, वराहमिहिर का, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त, ये 4 नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो आर्यभट्ट की बात करें सबसे पहले। आर्यभट्ट जो हैं वो न केवल गुप्त काल के बल्कि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ माने जाते हैं और इसके अलावा उन्हें ज्योतिषाचार्य भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो मुख्य रूप से ज्योतिष पे लिखे थे। और उस समय क्योंकि हमने बताया आपको गणित और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक विषय माने जाते थे, तो सर्वप्रसिद्ध कौन है? आर्यभट्ट है। आप सबने इनका नाम अवश्य सुना है। आर्यभट्ट की बात करें तो ये गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे और इनकी जो सबसे बड़ी देन है वो ये कि इन्होंने गणित को ज्योतिष से अलग किया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गणित को। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था पृथ्वी केंद्रित। इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी जिनमें से हम कुछ की चर्चा यहाँ पर करेंगे। इन्होंने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया था। पृथ्वी केंद्रित का मतलब ये होता है कि बाकी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी उनके मध्य में है, पृथ्वी उनके मध्य में और बाकी जो ग्रह हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस तरह का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये पहली बार ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और वो अपनी धुरी पे घूमती है। और ये यूरोपीय जब इस बात को साबित करने में सफल हुए तो उससे बहुत पहले भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ये बात, गणितज्ञ ने ये बात बता दी थी हमें कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा उन्होंने ग्रहण का सटीक कारण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। जो ग्रहण लगता है उसका वैज्ञानिक कारण उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए जो चंद्रमा का, पृथ्वी का और सूर्य का एक खास स्थिति में आने की वजह से ही ग्रहण होता है, ना कि राहु और केतु। तो पहली बार उन्होंने इसका वैज्ञानिक कारण बताया ग्रहण का। इसके अलावा उन्होंने वर्ष की अवधि की सटीक गणना की। सबसे पहली बार सटीक गणना का उन्होंने पहली बार ये बताया कि एक वर्ष की अवधि में 365 और 0.25 दिन होते हैं। 25.25 का मतलब होता है कि 1/4 दिन। तो 365 दिन का पहली बार उन्होंने बताया कि 366 दिन हो सकते हैं, 365 दिन हो सकते हैं वर्ष के अंदर। वो पहली बार किसने बताया? वो आर्यभट्ट ने ये बात सबसे पहली बार बताई थी हमें। क्योंकि आपको पता है 0.25 का मतलब 1/4 जो दिन होता है वो 4 वर्ष बाद जाकर एक दिन बन जाता है, जो 366 दिन हो जाते हैं। तो ये बात पहली बार आर्यभट्ट ने दुनिया को बताई थी। इनके जो प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उनमें शामिल है आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका सूत्र आदि। तो 3 ग्रंथों के नाम आपको याद रखने चाहिए, आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धांत और 10 गीतिका सूत्र। ये 3 प्रमुख ग्रंथ जो थे आर्यभट्ट ने लिखे थे। इसके बाद हम बात करते हैं वराहमिहिर की। जो दूसरे गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य उनकी बात करें तो उसमें है वराहमिहिर। इनका भी नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें ये जो थे वो अवंती के रहने वाले थे। अवंती जो है वो मालवा में पड़ता है और आजकल ये मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी मालवा, अवंती के रहने वाले थे। इन्होंने भारतीय, इनकी एक खास उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने भारतीय और यूनानी ज्योतिष को मिलाकर कुछ सिद्धांत दिए जिनको हम कहते हैं रोमक सिद्धांत और पोलिस सिद्धांत। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिए, भारतीय और यूनानी ज्योतिष को मिलाया और उसके बाद 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए, रोमक और पोलिस सिद्धांत। इसके अलावा इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी बात करें तो इसमें पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता तथा वृहत जातक को हम शामिल कर सकते हैं। और इनका जो ग्रंथ है वृहत संहिता, उसे हम विश्वकोश भी कहते हैं। अब बात करें हम ब्रह्मगुप्त की। जो ब्रह्मगुप्त थे वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ माने जाते हैं प्राचीन भारत के, विशेषकर गुप्त काल के। इनका जो प्रमुख देन है वो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने ही पहली बार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति होती है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा खोजने से पहले सबसे पहले किसने खोजा था? ये भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने इस सिद्धांत को खोज लिया था। उनके जो प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इसमें हम ब्रह्मस्फुटक सिद्धांत को शामिल कर सकते हैं, खंड खाद्य ग्रंथ को शामिल कर सकते हैं, बाह्य ब्रह्म सिद्धांत को हम शामिल कर सकते हैं। ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। और इनकी जो गुरुत्वाकर्षण की जो इनकी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत का प्रतिपादन जब इन्होंने किया तो इनके इस ज्ञान को अरबों के माध्यम से ये ज्ञान कहाँ पहुँचा? यूरोप पहुँचा। और जो हमें आधुनिक काल में हमें देखने को मिलता है ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम कहते हैं। अब हम बात करें अगले भास्कर प्रथम के बारे में। ये भी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे गुप्त काल के। और इनकी जो प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इन्होंने आर्यभट्ट के जो जितने भी ग्रंथ थे उन पे बहुत ही प्रसिद्ध टीकाएं लिखी थी। तो ये उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। और इनके खुद के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य को हम इसमें शामिल कर सकते हैं।
अभी हमने कुछ प्रमुख गणितज्ञों की, ज्योतिषाचार्यों की बात की, लेकिन प्राचीन भारत की, विशेषकर गुप्त काल के कुछ और गणित के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में अलग से चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। पहली बात हम देखेंगे तो पहली बार गुप्त काल में ही दशमलव पद्धति का विकास हुआ था। जो दशमलव वाला जो विकास, दशमलव की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की? भारत ने की। और वो कब की? वो गुप्त काल में आके की। दशमलव आप जानते हैं। इसके अलावा स्थानीय मान निकालने का, दशमलव पद्धति का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। आर्यभट्ट द्वारा घनमूल और वर्गमूल निकालने की पद्धति का पहली बार प्रयोग गुप्त काल में ही हम देखते हैं। घनमूल और वर्गमूल निकालने की जो पद्धति है वो पहली बार किसने खोजी? आर्यभट्ट ने खोजी गुप्त काल के अंदर। इसके अलावा आर्यभट्ट को हम बीज गणित का जनक भी कहते हैं। इन्हें बीज गणित का जनक माना जाता है। इसके अलावा जो पाई का 4 दशमलव तक जो मान था वो भी सटीक रूप से गुप्त काल में ही निकाला गया था। पाई का जो मान होता है 3.141, ये पहली बार गुप्तकालीन जो गणितज्ञ थे उन्होंने ही खोजा था। इसके अलावा गणित का जो ज्ञान है, ये जो जितना भी गणित का ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की, जितना भी गणित में जितनी खोजें हुई, जितनी भी, वो सब अरबों के माध्यम से कहाँ पहुंची थी? यूरोप पहुंची थी। और यूरोप के बाद वो पूरी दुनिया में सब जगह पहुंची। तो ये एक तरह से भारत की ही देन है जितनी भी हमने बात की। अब हम बात करें औषधि शास्त्र की। तो औषधि शास्त्र की बात करें तो इस समय औषधि शास्त्र में खास बात थी, केवल सैद्धांतिक पक्ष का ही विकास हुआ था गुप्त काल में। इसका मतलब हुआ था केवल ग्रंथ लिखे गए थे, उसके प्रायोगिक तौर पर कुछ हुआ नहीं था। तो सैद्धांतिक पक्ष का विकास हुआ है औषधि शास्त्र की बात करें तो। इसमें 2 मुख्य रूप से ग्रंथ आप याद रख सकते हैं। एक तो वाघभट्ट का अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद पर एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा धन्वंतरी का नवनीतकम जो ग्रंथ है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सक माने जाते हैं गुप्त काल के। इसके अलावा आपको पता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी ये शामिल थे। इसके अलावा एक ग्रंथ और है हस्तायुर्वेद। हस्तायुर्वेद जो ग्रंथ है वो पालकाव्य ने लिखा है और ये मुख्य रूप से हाथियों की चिकित्सा हेतु लिखा गया ग्रंथ है। इस बात का पता चलता है कि किस तरह से भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्रगति पर था, क्योंकि जानवरों के लिए भी, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी कई ग्रंथ, औषधीय ग्रंथ लिखे जा रहे थे उस समय। अब बात करें भौतिक और रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें भी मुख्य रूप से हम कणाद ऋषि की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम नागार्जुन की चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। कणाद ऋषि थे जो उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया था और इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध अणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? कणाद ऋषि ने किया था। इसके अलावा नागार्जुन की बात कर सकते हैं इस काल में हम, जिन्होंने रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार विभिन्न रसायनों से विभिन्न तरह के रोगों का निवारण किया जा सकता है। अब बात करें कि धातु और रसायनों के पिघलाने का ज्ञान भी गुप्त काल में काफ़ी उन्नति पर पहुंच चुका था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके जो उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, एक तो मेहरौली का लोह स्तंभ जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, तो ये भी भारतीयों के, विशेषकर गुप्त काल के जो वैज्ञानिक थे उनके रसायन के ज्ञान का एक उदाहरण है हमारे सामने, क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। इसके अलावा सुल्तानगंज की जो बुद्ध की मूर्ति है वो भी उनके रसायन विज्ञान के ज्ञान को दिखाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने चर्चा की है गुप्त काल के अंतर्गत कला की बात की, हमने साहित्य की बात की और हमने विज्ञान की उन्नति की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ढंग से टॉपिक समझ में आया होगा। अभी तो हम कुल मिला के बात कर चुके हैं, गुप्त साम्राज्य शासकों की बात कर चुके हैं और इस भाग में हम बात कर चुके हैं कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में। आगे के जो वीडियोज़ आएंगे, आगे के जो भाग हैं उसमें हम बात करेंगे गुप्तकालीन आर्थिक उन्नति की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।